नमस्कार। आज के इस वीडियो में असम की राजनीति के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपसे फिर करेंगे। देखिए, आपको पता है कि मैं पिछले 3 दिनों से गुवाहाटी, असम इसके आसपास के इलाके में घूम रहा हूँ। और जब कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो आप किसी की भी स्ट्रेंथ का अनुमान कैसे लगाते हैं कि किस पार्टी का जलवा है, कौन सी पार्टी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका जलवा जो आपको नजर आता है वो नजर आता है विज्ञापनों से, इश्तहार, पोस्टर्स, होर्डिंग्स जो लगे होते हैं शहर में या जगह जगह जो चुनाव कार्यालय बने होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उन सब से नजर आता है। और असम में मतदान 9 अप्रैल को होने वाला है। और आप यकीन मानेंगे, मैं पूरी गुवाहाटी घूम आया हूं, गुवाहाटी के आसपास के इलाके भी घूम आया हूं। मुझे कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी का एक होर्डिंग नजर नहीं आया। जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, मैंने कुछ फोटो भी क्लिक किए हैं, आप उन्हें भी देख रहे होंगे। जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो मेन लोकेशंस हैं सिटी के बीच में, बड़े चौराहे, नुक्कड़ या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट की साइड में आप जाएंगे, हर जगह आपको नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए नजर आएंगे। ये चीजें दर्शाती हैं कि कांग्रेस केवल 10 साल के शासन से बाहर होने के बाद ही किस स्थिति में असम में पहुंच गई है। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब पॉलिटिकल पार्टियों के पास सत्ता नहीं रहती है तो वो चुनाव लड़ने का एक नेटवर्क, क्षमता, आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हो जाती हैं। और उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि बस अगर जनता ही अगर जिता दे किसी बात में तो कुछ बात बन जाए, वरना उन पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपना कुछ रह नहीं जाता। अब देखिए, कांग्रेस ने इस बार एक दिलचस्प चाल चली है। मैं चाल इसलिए कहूंगा क्योंकि इस चाल का मुझे कोई अच्छा परिणाम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप कहते कि अगर मैं चाल की जगह रणनीति शब्द इस्तेमाल करता तो शायद बेटर होता, लेकिन रणनीति मुझे तब नजर आती ना जब मुझे उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता हुआ नजर आता। गौरव गोगोई राहुल गांधी के सबसे करीबी दोस्त हैं। उनके पिताजी तरुण गोगोई यहां पर लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं असम के। और आप सब जानते ही हैं कि तरुण गोगोई का जो तीसरा कार्यकाल था उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बनाया जाना था कांग्रेस से, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तरुण गोगोई को ही कंटिन्यू करने का फैसला किया था। तो इस वजह से वो बात टल गई थी, आई गई हो गई थी। और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी छोड़ दी थी, बीजेपी ज्वाइन की थी। रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी सारी चीजें तो इतिहास है, सब लोग जानते हैं इन चीजों के बारे में। तो गौरव गोगोई अब अपने पिता की विरासत को बचाने की कोशिश में जुटे हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आप सब लोग जानते ही हैं कि गौरव गोगोई जोरहाट सीट से सांसद हैं और पिछली बार भी वो सांसद थे। और जोरहाट गौरव गोगोई के पिता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की कर्म भूमि रही है, उनके पिता की कर्म भूमि रही है। तरुण गोगोई ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत, सफर की शुरुआत यहीं से की थी। और इसी वजह से गौरव गोगोई को इस बार संभवतः राहुल गांधी ने ही कहा होगा कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, विधानसभा का चुनाव लड़ लो, अगर हार भी गए तो सांसदी तो तुम्हारी बरकरार है ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि अगर विधानसभा का चुनाव जीत गए गौरव गोगोई जोरहाट से, जो कि मुझे लग रहा है जीत भी जाएंगे, अगर जीत गए वहां से, तो क्या वो अपनी सांसदी से इस्तीफा देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहां मुझे याद आ रहा है 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव। उस समय सांसद थे अखिलेश यादव और उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, जब योगी आदित्यनाथ वाला दूसरा टर्म आया उनका। तो उन सबको, बल्कि समाजवादी पार्टी के सभी लोगों को यह लग रहा था, क्योंकि सारा विपक्ष 2022 में एक हो गया था उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी थी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी आ गई थी, जयंत चौधरी भी आरएलडी वाले साथ आ गए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य भी साथ आ गए थे, सभी लोग साथ आ गए थे, मिल गए थे। तो उस समय एक ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था कि शायद इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी 2022 में। तो अखिलेश यादव ने अपना भी इस्तीफा दिलवाया था और आजम खां भी रामपुर से सांसद थे, उनका भी इस्तीफा दिलवाया था और दोनों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। आजम खां तो ज्यादातर समय जेल में ही रहे हैं बेचारे। तो सबको ये लगा कि अखिलेश यादव सीएम बन रहे हैं भाई।
हालांकि 100 से अधिक सीटें इस गठबंधन की आ गई थी, 110 के करीब कितनी सीटें आई थी लगभग, लेकिन सरकार तो नहीं बनी उत्तर प्रदेश में। 250 से ज्यादा सीटें आई और योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि अगर हमारा सबसे बड़ा नेता विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है या खुद मैदान में है तो वो निश्चित रूप से सफल हासिल हो। जैसे मायावती हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ती हैं, विधानसभा का चुनाव कहां लड़ती हैं, वो लंबे समय से किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। तो मायावती अगर खुद चुनाव लड़ती हैं तो फिर बाकी जो कैंडिडेट्स बसपा के हों तो सबको लगने लगता है कि यार ये जीत हासिल कर सकती हैं, और जनता को भी एक मैसेज जाता है कि हाँ यार बसपा इस बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। तो यहां पर गौरव गोगोई को शायद इसी तरीके से उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है, और उनका जो उसके पीछे स्ट्रेटेजी है वो सीधे सीधे यही है कि एक बड़ा फेस मैदान में होगा तो लोगों के बीच ये मैसेज जाएगा कि हाँ इस बार कांग्रेस सीरियसली चुनाव लड़ रही है, और अगर गौरव गोगोई जीतते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो रणनीति तो इसके पीछे ये है। लेकिन गौरव गोगोई अगर जीत भी गए तो बाकी जगह मुझे कांग्रेस का यहां कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल अमित शाह कह रहे थे, यहां अमित शाह ने कई रैलियां यहां पर संबोधित की, तो अमित शाह तो साफ ये कह रहे थे कि भाई इस बार हम 90 सीटें जीत करके मैदान में आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। वो तो इतना कॉन्फिडेंट है। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी पूरा पूरा यकीन है कि 90+ सीटें जीत करके इस बार सरकार बनाने वाले हैं। तो यहां का जो दोस्तों समीकरण है, यहां ये नजर आ रहा है कांग्रेस कहीं मैदान में नजर नहीं आ रही है। ठीक है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है तो निश्चित रूप से कुछ सीटें तो वो जीतेगी ही, लेकिन एक होता है ना कि चुनाव लड़ने के लिए जो पार्टी का दमखम है और पार्टी जो जी जान से जुटी हुई है वो नजर नहीं आ रही है। कल मैं अपने शाम को अपने होटल लौट रहा था तो हेमंत बिस्वा शर्मा का रोड शो मेरे सामने से निकल रहा था और भयंकर भीड़ थी। बुलडोजर उनके स्वागत में खड़े हुए थे, बुलडोजर के ऊपर गुब्बारे फूल वगैरह लगा करके उनके कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत करने के लिए स्पॉट्स बनाए हुए थे, और वो एयरपोर्ट से जो रोड जाती है अंदर सिटी की तरफ उस पर पूरा उनका रोड शो हो रहा था। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को देखने के लिए पब्लिक बेचैन थी, पागल हो रही थी। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सोमवार को, आज यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। और एक बात बता दूं आपको यहां के बारे में कि असम में इस बार सभी सीटों की अगर मैं बात करूं 50% कैंडिडेट्स, 50% कैंडिडेट्स निर्दलीय और छोटे छोटे दलों के हैं। ये सब वोट काटने वाले हैं। ये किसके वोट काटेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन गौरव गोगोई के बारे में जरूर मैं बात करूंगा। देखिए गौरव गोगोई की जो सीट है उस सीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस सीट में 2016 और 2021 पिछले जो 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जोरहाट विधानसभा सीट, इसके अगर आंकड़े में देखूं तो 2016 में बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी यहां से जीते थे और कांग्रेस के राणा गोस्वामी यहां से उपविजेता थे। पिछले दोनों चुनावों में यही कैंडिडेट सामने रहे हैं। 2016 में बीजेपी को यहां 52.91% वोट मिले थे जोरहाट में, और कांग्रेस को यहां 42.48% मिला था। यानी कि जीत हार का जो अंतर था वो लगभग 10% मतों का था। लेकिन यह समीकरण थोड़ा सा सिकुड़ा 2021 में, जब बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी जो स्पीकर भी रहे हैं विधानसभा के, उन्हें 48.84% वोट मिले और राणा गोस्वामी को 44.2%, और जीत हार का अंतर केवल 4.6% था। तो कुछ जो राजनीतिक लोगों का मानना है, उनका यह कहना था कि अगर गौरव गोगोई यहां से चुनाव लड़ेंगे इस सीट से तो निश्चित रूप से जो 4-5% मतों का अंतर है इसको वो पाट देंगे। मेरा भी मानना है कि वो पाट देंगे क्योंकि वो यहां पर कांग्रेस का सबसे बड़ा फेस है, और अगर वो यहां से चुनाव मैदान में उतर भी रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी ठीक ठाक पोजीशन यहां पर बनेगी। लेकिन ये जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहां पर हितेंद्र नाथ गोस्वामी, ये छोटी छोटी बैठकों पर यहां फोकस कर रहे हैं, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से इन्होंने 150 बैठकें तो अपना नामांकन करने से पहले ही कर दी थी, क्योंकि इसमें परिसीमन बदला है। आपको बताया था मैंने पहले भी वीडियो में कि 2023 के समय असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था, और उस परिसीमन में इस सीट के समीकरण बदले हैं, और यहां पर कुछ
यहाँ का भूगोल बदला है, तो कुछ नए इलाके भी इसमें जुड़े हैं। उन नए वोटर्स से जुड़ने के लिए हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने ऑलरेडी अपनी मीटिंग्स कर ली हैं, जबकि गौरव गोगोई को अभी कुछ अता पता नहीं है। गौरव गोगोई के बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि उनकी छवि एक बड़े नेता की है, उनके पिता यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उन सब के साथ उनका तालमेल ठीक ठाक नजर आता है। दूसरी ओर 2021 के चुनाव में रायजोर दल और एजेपी जैसे क्षेत्रीय दलों ने अलग चुनाव लड़ा था, जिससे बीजेपी विरोधी वोट बट गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। गौरव गोगोई की रणनीति मुझे सिंपल सरल नजर आ रही है कि विपक्ष में यानी कि बीजेपी के खिलाफ जो कैंडिडेट्स सारे खड़े हो रहे हैं, उनमें वोट बंटने ना दी जाए, उनमें कम से कम कैंडिडेट्स खड़े हों, तो निश्चित रूप से गौरव गोगोई, मुझे लग रहा है गौरव गोगोई अपनी सीट जीत जाएंगे। और हितेंद्र नाथ गोस्वामी के बारे में आपको बताया कि जेंटलमैन नेता के रूप में माने जाते हैं, स्पीकर भी रहे हैं, और वे तो गौरव गोगोई के कह रहे हैं कि वो बाहरी सांसद हैं, इस इलाके के वो है ही नहीं, और जो क्षेत्र में सांसद निधि से जो पैसा आता है कि वो भी इन्होंने ठीक से खर्च नहीं किया है, इस प्रकार के भी आरोप लगाए हैं। जबकि गौरव गोगोई ये कह रहे हैं कि हम असम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और युवाओं के बीच थोड़ा सा गौरव गोगोई का क्रेज नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि गौरव गोगोई के जोरहाट के प्रत्याशी ही नहीं है, बल्कि उनके साथ जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस, सीपीआईएम यानी कि वामपंथी दल, एजेपी जो छात्र आंदोलन के बाद आंसू से निकली है, रायजोर दल जो किसान आंदोलन से यहां जुड़ा रहा है, और कार्बी आंगलोंग वो जो क्षेत्रीय पार्टी है यहाँ पे उनकी, उसके साथ यहां पर हैं। देखिए, मैंने बताया कि कांग्रेस यहां पर 126 में से 100 सीटों पर खुद लड़ रही है और बाकी सीटें उन्होंने सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं, ताकि एक के खिलाफ 1 on 1 की स्थिति पैदा की जा सके। तो यहां पर जो स्थिति नजर आ रही है, यहां पर यही है कि जो ऊपरी आसाम है वहां पर क्षेत्रीय दल है, जो एजेपी और रायजोर दल जो पिछली बार अकेले लड़े थे, वो बीजेपी विरोधी जो वोट हैं उनको ना बंटने पाए उसकी कोशिश में नजर आ रहे हैं। और ये जो सभी दल हैं, इन सब के साथ आ जाने से जो गौरव गोगोई और कांग्रेस का जो थिंक टैंक है, उनका ये मानना है कि 16-17 सीटें ऐसी हैं जहां ये जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार यहां पर वोट बट गए थे। और बाकी तो सब चाय बागान का मुद्दा है। यहाँ पर 30-40 सीटें ऐसी है जहां पर चाय बागान के जो श्रमिक हैं उनकी भूमिका बड़ी प्रमुख रहती है, और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि चाय बागान के जो श्रमिक थे और स्टेट्स हैं वहाँ की जो लेबर काम करने वाली है, उनमें तरुण गोगोई का ठीक ठाक हिसाब किताब था। लेकिन इस बार यहाँ पर जो इलाका है, जैसे कि ऊपरी असम के जिले हैं जिसमें कह सकते हैं कि रियल बैटल फील्ड हो रही है, जैसे डिब्रूगढ़ है, तिनसुकिया है, यहाँ बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, और गठबंधन की यहाँ रणनीति कोई खास नजर इस प्रकार की नजर नहीं आ रही है। और सबसे मेन चीज क्या है कि हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी अपनी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने काम बहुत कराया है यहाँ, वो उस पर रिलाय कर रहे हैं। तो बीजेपी को तो पूरा भरोसा है कि वो 90+ सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा यही है कि गौरव गोगोई को चुनाव प्रचार में ये भी बताना चाहिए कि अगर वो विधानसभा का चुनाव जीतेंगे तो वो असम की राजनीति करेंगे, दिल्ली की राजनीति नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे अखिलेश यादव थे, उसके बाद फिर 2022 में विधायक बन गए, 2024 में लोकसभा का चुनाव आया तो फिर सांसद बन गए, दिल्ली में आ बैठे। यही वजह है कि वो लोग अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं। अगर वास्तव में गौरव गोगोई पॉलिटिक्स करना चाहते हैं आसाम की, तो उन्हें सांसदी निश्चित रूप से छोड़नी चाहिए, और उन्हें विधायक बनने के बाद चाहे नेता प्रतिपक्षी बनना पड़े, 5 साल संघर्ष करना चाहिए, तभी सत्ता मिलती है। ये जो हलवा नहीं है कि जनता आपको खुश होकर आपको वोट दे देगी और आपको मुख्यमंत्री बना देगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, और मेरे ख्याल में बीजेपी वालों का भी अगला क्वेश्चन यही होने वाला है कि क्या गौरव गोगोई सांसदी छोड़ेंगे विधायक बनने के बाद? अगर वो कहते कि हाँ मैं यहीं की राजनीति करूंगा, तो मेरा मानना है फिर दम है और चुनाव जोरदार होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, बार बार बारिश हो रही है आसाम में, बारिश के बीच में ही घूमना पड़ रहा है, और अभी अगले कई दिन यहाँ बारिश होने वाली है। देखते हैं कैसा माहौल रहता है। नमस्कार।